हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज हम करने वाले हैं हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला जो चैप्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे बनते हैं। तो न्यूमेरिकल्स भी आपको टीचर पूछता है। दूसरी चीज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डायग्राम्स है 5-5, तो वो भी तुम्हें आने चाहिए। तीसरी चीज, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला जब तुम चैप्टर करोगे, टॉपिक करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि दैट इज ऑल्सो एग्जैक्टली सेम लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर इसको अच्छे से कर लिया तो वो वाला टॉपिक भी सप्लाई वाले चैप्टर में से कवर हो सकता है। ठीक है, आज मैं अच्छे से तुम्हें इसका स्टार्टिंग बेसिक एक्सप्लेन करूंगी। 2 से 3 पार्ट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कवर करेंगे और मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं हर टाइप का न्यूमेरिकल करा दूंगी जो भी तुम्हारे पेपर में आ सकता है। तुम्हें बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, चाहे नोट्स चाहिए, फुल कोर्स चाहिए, ठीक है ना। और कॉमेंट्स में अपने नाम की अटेंडेंस लगानी है। आ जाओ जल्दी से शुरू करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहली चीज यहां पर आती है कि मैम ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने ना बेटा आपको डिमांड के चैप्टर में ये बताया है कि डिमांड होती क्या है, डिमांड किन किन चीजों से इफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था कि एक कंज्यूमर कितने यूनिट्स खरीदेगा किसी चीज के, वो उसकी डिमांड होती है। अब जो बेटा जी डिमांड है, डिमांड को इफेक्ट करने की बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था प्राइस जो है वो डिमांड को इफेक्ट करता है। लॉ ऑफ डिमांड भी इसी के ऊपर बना था कि अगर मेरा जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा तो जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। सिमिलरली इनकम, कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो हमने ये बताया था कि कौन सी वो चीजें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं। पर क्या मैंने कहीं भी नंबर्स की बात करी, क्या मैंने कहीं भी ये बोला कि प्राइस 10 रुपए बढ़ा है तो डिमांड इतना बढ़ेगी? मैंने तुम्हें कहीं भी ये नहीं बताया कि प्राइस कितना बढ़ने पे डिमांड कितना बढ़ेगी। मैंने ये तुम्हें डायरेक्शन बताया है कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मैंने तुम्हें स्पीड नहीं बताई, प्राइस किस स्पीड से बढ़ेगा तो डिमांड किस स्पीड से गिरेगी। आई हैव ओनली टोल्ड यू द डायरेक्शन ऑफ द चेंज, आई हैव नॉट टोल्ड यू कि चेंज कितना आएगा। आज इलास्टिसिटी में हम यही पढ़ेंगे कि चेंज तो आया, ऑब्वियसली प्राइस बढ़ा तो डिमांड गिरा, ठीक है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, ठीक है। पर कितना, प्राइस कितना बढ़ेगा तो डिमांड कितना गिरेगी, प्राइस कितना गिरेगा तो डिमांड कितना बढ़ेगी। तो प्राइस या फिर किसी भी ऐसे फैक्टर के चेंज आने पे डिमांड में कितना चेंज आएगा। अभी तक हमने बोला था व्हाट काइंड ऑफ चेंज, डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है। अब हम बोलेंगे हाउ मच, कितना चेंज आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम पढ़ेंगे कि किस चीज के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा ये ऑलरेडी तुम्हें पता है, इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट सब पढ़ा है। पर कितना, हाउ मच होगा वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस, कितना रिस्पॉन्स कर रही है हमारी डिमांड, ठीक है, किसी भी चीज की, टू द चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। कहते हैं जिन चीजों पे डिमांड ना डिपेंड करती है, जैसे कि इनकम, प्राइस है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिन चीजों पे डिमांड डिपेंड करती है, अगर उन चीजों में से किसी भी चीज में चेंज आ जाए तो उस चेंज के बदले में डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करेगी, डिमांड कितना कम या ज्यादा होगी, ये हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, डेफिनेशन याद करना बहुत जरूरी है। पहली ये हो गई, दूसरी क्या हो गई, इन अदर वर्ड्स it is a percentage change in the quantity demanded divided by the percentage change in one of the variables on which the demand depends। कहते हैं कितना परसेंटेज चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में, अगर उसको मैं डिवाइड कर दूं, परसेंटेज चेंज जो आया किसी भी एक वेरिएबल में, वेरिएबल से मेरा क्या मतलब है, वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो सकता है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी हो सकता है, जिसमें कि हम सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बात करते थे। कंज्यूमर की इनकम हो सकती है, ठीक है ना। तो जो भी
जो भी चीज ऐसी है जिस पे डिमांड डिपेंड करती है, उन चीजों में अगर चेंज आने लग जाए, जैसे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर इन चीजों में चेंज आने लग जाता है तो इसकी वजह से हमारी डिमांड में कितना चेंज आएगा उसको मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहती हूँ, जिसका फॉर्मूला हम देखते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ दीज। ठीक है, तो इससे ना मुझे समझ आता है कि हमारी ना मेजरली 3 तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है। पहली जो प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगी, दूसरी जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे डिपेंड करेगी, तीसरी जो कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करेगी। तो पहली क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका सिंपल मतलब क्या है कि इट इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्राइस, इट इज टर्म्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि प्राइस में कितना चेंज आया, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, तो मैं उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलती हूँ। तो मैं उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलती हूँ कि प्राइस के कम या ज्यादा होने से क्वांटिटी डिमांडेड में या डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया। सिमिलरली इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो, जिसको हम YED बोलते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलेगा कि इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया। अब तुम एक चीज याद रखना, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, कितना कम होगी वो ये फॉर्मूला मुझे बताएगा। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, कितना बढ़ेगी वो मुझे फॉर्मूला बताएगा। कैसा चेंज होगा वो तुम्हें ऑलरेडी पता है, यहाँ पर बस हम बोलेंगे कितना चेंज होगा। ठीक है जी। एंड लास्टली मेरे पास आती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको मैं XED बोलती हूँ। देखो क्रॉस का क्या मतलब होता है कि चाय की वजह से, चाय के प्राइस की वजह से कॉफी की डिमांड में कितना चेंज आया। देखो क्रॉस हो रहा है ना, इसका प्राइस उसकी डिमांड, इसका प्राइस उसकी डिमांड, समझ रहे हो ना। तो क्रॉस हो रहा है यहाँ पे, तुम समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिलेटेड गुड्स की वजह से बात हो रही है कि सब्स्टिट्यूट किसी एक का प्राइस की वजह से दूसरे की डिमांड पे क्या चेंज आया, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि हमारा जो था कार एंड पेट्रोल, एक के प्राइस की वजह से दूसरे की डिमांड पे क्या चेंज आया। तो क्रॉस का क्या मतलब होता है कि जब भी हम रिलेटेड गुड्स के प्राइस में जो चेंज आता है उसके इफेक्ट की बात करते हैं तो वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड, कितना परसेंटेज चेंज आया किसी भी रिलेटेड गुड के प्राइस में, उसकी वजह से कितना परसेंटेज चेंज आया किसी दूसरे की डिमांड में। रिलेटेड गुड यहाँ पर मैं या तो सब्स्टिट्यूट की बात कर रही हूं या तो कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रही हूं। चाय के प्राइस की चेंज होने की वजह से कॉफी की डिमांड में कितना चेंज आया, कार के प्राइस के चेंज होने की वजह से पेट्रोल के प्राइस में कितना चेंज आया। तो हम यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसको बोलते हैं, जब प्राइस एक रिलेटेड गुड का चेंज होने की वजह से दूसरे रिलेटेड गुड की डिमांड में कितना चेंज आया। तो क्या क्या हो सकता है मेरे पास, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकता है। ये बोलता है प्राइस से कितना चेंज आया, ये कहते हैं इनकम के चेंज होने से, और ये कहते हैं रिलेटेड गुड्स के प्राइस के चेंज होने से। 3 तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजरली हम पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी कोई भी हो सकता है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से क्या आया। ठीक है, लेकिन इन सब में से मेरे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये मेरे सिलेबस में तो नहीं है, पर आपको इनका इंट्रोडक्शन जितना मैंने बताया उतना थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है। जितना इंट्रोडक्शन दिया बस इतना पता होना चाहिए। प्राइस इलास्टिसिटी सिलेबस में है, इनका आगे कुछ भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे, इनके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था क्या। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब था कि मेरे प्रोडक्ट के प्राइस में कुछ चेंज आया, उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आया। प्राइस अगर 10 से 20 हो गया यानी प्राइस बढ़ गया तो डिमांड फॉर एग्जांपल 20 से गिर के 10 हो गई, डिमांड 20 से गिर के 10 हो गई। समझ रहे हो, प्राइस में चेंज आया उसकी वजह से डिमांड में चेंज आया। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करके निकाल सकती हूँ कि ये कितना परसेंट बढ़ा, ये कितना परसेंट कम हुआ, वो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर सकती हूँ, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही मुझे देती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा क्या होने वाली है, एक
न्यूमेरिकल वैल्यू होने वाली है, नंबर्स की फॉर्म में एक वैल्यू होने वाली है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। जैसे कि हम डिमांड के चैप्टर में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालते थे, हम बस इतना कहते थे डिमांड कम हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे कि डिमांड 50% कम हुई है, 30% बढ़ी है एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अलग अलग टाइप्स हो सकती हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अलग अलग 5 टोटल टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेंगी हमारी 5 अलग अलग टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। देखो, फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ कमोडिटीज, जितने भी टाइप्स ऑफ चीजें हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड टू द चेंज इन ओन प्राइस इज नॉट यूनिफॉर्म। देखो, एक चीज सोच के देखो, अगर कोई गाड़ी महंगी हो जाए तो तुम बोलोगे यार गाड़ी महंगी हो गई, ये वाली नहीं लेते, कोई और ले लेते हैं। पर अगर आटा महंगा हो जाए तो तुम क्या रोटी खाना छोड़ दोगे? तुम बोलोगे अरे आटा महंगा हो गया, आज से रोटी खानी छोड़ देते हैं, क्या ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका रेट बढ़ते ही तुम कहते हो अरे नहीं नहीं अब तो ये कम कर देंगे। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको तुम बोलते हो कोई बात नहीं, रेट बढ़ गया फिर भी खाना तो है, नमक चाहिए, रोटी चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको तुम बोलते हो यार ये तो मुझे पसंद है, कोई बात नहीं, रेट बढ़ गया मैं तो भी खरीदूंगा। तो सबके लिए जो चेंज होता है वो सेम नहीं होता। किसी के रेट बढ़ने से बिल्कुल ही डिमांड गिर जाती है, किसी के रेट बढ़ने से डिमांड गिरती ही नहीं है, किसी के रेट बढ़ने से थोड़ी सी गिरती है डिमांड, किसी के रेट बढ़ने से ज्यादा डिमांड गिरती है। तो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हर एक तरीके की चीज के लिए, ठीक है। डिमांड इज सेड टू बी मोर रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस कंपेयर टू अदर कमोडिटीज। कुछ चीजों की डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है, यानी कि ज्यादा कम ज्यादा होती है, ज्यादा डिक्रीज या इंक्रीज होती है, कई में थोड़ा ही इंक्रीज डिक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। दैट इज वाई बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, टोटल 5 होती हैं। पहली मेरे पास आती है इलास्टिक डिमांड। तो इसके अलग अलग देखो नाम क्या हो सकते हैं, इसके अलग अलग नाम यहाँ पर मैं तुम्हें लिख के बता रही हूँ। इसके नाम या तो सबसे पहला हो सकता है इलास्टिक डिमांड, ये लिखा आ सकता है तुम्हारे पास, ठीक है। या फिर इसको तुम लिख सकते हो हाईली इलास्टिक डिमांड, या फिर तुम इसको बोल सकते हो मोर देन यूनिटरी, मोर देन इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं बेटा। पहला नाम क्या हो सकता है? इलास्टिक डिमांड, हम सिंपली इसको इलास्टिक डिमांड बोल सकते हैं, या फिर हम इसको हाईली इलास्टिक डिमांड बोल देते हैं, या फिर हम इसको मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। तुम्हारी बुक में अलग अलग लिखा आ सकता है, तुम्हारे पेपर में अलग अलग लिखा आ सकता है, तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या बोला जाता है। ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है बेटा, इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, अच्छा पहली चीज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल ई, उसके पैर में छोटा सा डी। ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये वाली, इसका वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। तो जिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मोर देन यूनिटरी या हाईली या फिर इलास्टिक डिमांड, इसको हम बोलेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 से बढ़ी है, ये 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, मतलब इंफिनिटी और 1 के बीच में है। इसकी वैल्यू 1 और इंफिनिटी के बीच में है, 1 से बढ़ी है, इंफिनिटी से छोटी है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो क्या होता है, demand is said to be elastic if the change in price causes a more than proportionate change in the quantity demanded। मतलब कि जितना चेंज आया प्राइस में, चेंज को मैं डेल्टा से लिख रही हूँ, ठीक है, डेल्टा प्राइस में जितना चेंज आया उससे ज्यादा चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में। प्राइस में जितना चेंज आया उससे ज्यादा चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में, उसको मैं हाईली या फिर मोर इलास्टिक डिमांड बोलती हूँ, ठीक है। अब 2-3 पॉइंट फिर से मैं बता रही हूँ, इनको एक एक करके लिख लो। सबसे पहले हेडिंग डालोगे नाम की, सबसे पहला पॉइंट हेडिंग डालोगे, हेडिंग के अंदर लिखोगे क्या क्या इसके नाम है। दूसरा पॉइंट लिखोगे इसकी वैल्यू, कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, कि 1 से बड़ा नंबर इसकी वैल्यू होगी। तीसरा पॉइंट लिखोगे कि इसमें जो चेंज इन प्राइस है वो कम है, चेंज इन क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है। चौथे नंबर पे तुम बेटा इसकी बनाओगे डायग्राम। ये जो डायग्राम यहाँ पर बनी हुई है एज इट इज ए डायग्राम तुम बनाओगे। इस डायग्राम में तुम्हारा जो है हमें एक हाईली इलास्टिक डिमांड दिख रही है। अभी के लिए ये डायग्राम तुम बनाओगे, आगे जाके मैं तुम्हें पूरी एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे डायग्राम्स को बनाना है, कैसे तुम्हें याद रखना है कौन सी डायग्राम किसकी होने वाली है। 5th नंबर पे तुम बनाओगे एक टेबल जिसमें एक साइड पे तुम लिख दो प्राइस, एक साइड पे तुम लिख दो क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं कहती हूँ कि मेरा प्राइस जो है वो 10 से बढ़ के क्या कहते हैं 15 हो गया,
प्राइस जो है 10 से बढ़ के 15 हो गया। ऑन दी अदर हैंड जो मेरी क्वांटिटी है, क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 30 से गिर के सिर्फ और सिर्फ 5 रह गई। तुम देख सकते हो बहुत वास्ट डिफरेंस है। प्राइस कितना बढ़ा, 10 से बढ़ के 15 हो गया, यानी सिर्फ 50% का इंक्रीज आया है प्राइस में। क्वांटिटी देखो 30 से कम होकर सीधा 5 रह गई। तो तुम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस में बहुत बड़ा चेंज आया है एज कंपेयर टू क्वांटिटी। तो तुम्हें क्लियरली दिखाना होगा कि क्वांटिटी कई गुना ज्यादा गिर गई एज कंपेयर टू प्राइस का जो चेंज है। इसी को तुम हाईली इलास्टिक बोलते हो। तुम्हें दिख रहा है ना, प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी बहुत ज्यादा गिर गई। इसी को हाईली इलास्टिक डिमांड बोला जाता है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी तुम ऐड कर सकते हो कि प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज आया उससे कई गुना ज्यादा चेंज क्वांटिटी में आया। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे 4-5 पॉइंट पहले के बारे में। अगला सेकंड पॉइंट आता है इन इलास्टिक डिमांड। फिर से पहले पॉइंट में इसके तुम लिखो नाम। इन इलास्टिक डिमांड को तुम क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या था, हाईली इलास्टिक। इसको तुम क्या बोल सकते हो, लेस इलास्टिक डिमांड भी बोला जाता है, या फिर इसको लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी बोला जाता है, या फिर इसको लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी बोला जाता है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट नाम का हो गया। दूसरा पॉइंट तुम यहाँ पे क्या लिखोगे कि भैया इसमें जो क्वांटिटी में चेंज आया वो कम है और जो प्राइस में चेंज आया वो ज्यादा है। देखो ऊपर क्या था, प्राइस में कम चेंज आ रहा था, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा था। चेंज क्या है, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी गिरेगी, प्राइस कम होगा क्वांटिटी बढ़ेगी। चेंज वही है, पर प्राइस में जितना चेंज आया उससे ज्यादा चेंज आया क्वांटिटी में। यहाँ पे प्राइस में जितना चेंज आया वो ज्यादा था और क्वांटिटी में कम चेंज आया था। तीसरे नंबर पे फिर से तुम क्या बनाने वाले हो, यहाँ पे डायग्राम बनाने वाले हो। ठीक है जी, और हमारी इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, डायग्राम बनाने वाले हो। फिर इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होने वाली है वो बेटा क्या होने वाली है, लेस देन 1 होने वाली है। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लेस देन 1 होने वाली है, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होगी। 0.1, 0.9 कुछ भी हो सकती है, पर 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू रहने वाली है। लेस देन 1 इसकी वैल्यू होने वाली है। फिफ्थ नंबर पे फिर से हम बनाते हैं यहाँ पे टेबल। अब टेबल में क्या होगा, तुम उल्टा भी कर सकते हो वैल्यूज को। जो मैंने यहाँ पर लिखी इसी को उल्टा कर दो कि जो प्राइस है वो 30 से कम होके 5 हुआ, पर क्वांटिटी सिर्फ थोड़ा सा बढ़ी। प्राइस कितना कम हो गया, पर क्वांटिटी में सिर्फ थोड़ा सा चेंज आया। तो तुम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो एक बार फिर से, प्राइस में बहुत बड़ा चेंज आया, क्वांटिटी में छोटा सा चेंज आया। प्राइस कितना गिर गया, क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो कि जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है, प्राइस में ज्यादा चेंज आया। लेस इलास्टिक का मतलब क्या होगा, इलास्टिक क्या होता है, रबर जैसे होती है, इलास्टिक होती है ना। हम बोलते हैं कि अरे ये चीज तो बहुत इलास्टिक है, मतलब ये तो बहुत जल्दी अपनी शेप बदल लेती है। इलास्टिक नहीं है, मतलब इसकी शेप चेंज नहीं हो सकती, इसमें चेंज नहीं आ सकता। तो जिसमें चेंज ज्यादा आ रहा है वो ज्यादा इलास्टिक होगी। तो अगर डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है तो उसको हाईली इलास्टिक बोला जाएगा। अगर डिमांड में कम चेंज आ रहा है तो उसको लेस इलास्टिक बोला जाएगा। यहाँ पे डिमांड में कम चेंज आ रहा है तो लेस इलास्टिक, पहले डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा था तो मोर इलास्टिक। डायग्राम एज इट इज बना लेना, मैं तुम्हें समझाऊंगी कैसे। अच्छा देखो डायग्राम यहाँ पर कैसा जा रहा है और यहाँ पर कैसा जा रहा है, थोड़ा चेंज है। यहाँ पे डायग्राम ऊपर से शुरू हो रहा है, यहाँ पे डायग्राम देखो थोड़ा नीचे से शुरू हो रहा है, समझ रहे हो, थोड़ा चेंज है। मैं समझाऊंगी आगे कि कैसा चेंज है। अगली चीज आती है यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका नाम हम यूजुअली क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इसको हम बोलते हैं। इसको हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इसके केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 के बराबर होती है। इसके केस में जितना चेंज प्राइस में आया उतना ही चेंज क्वांटिटी में आएगा। अगर प्राइस 50% बढ़ा, क्वांटिटी 50% डिक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस 50% डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी भी 50% ही डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इसका नाम होता है। क्या नाम होता है इसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, तो वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के ग्राफ को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद 5th नंबर पे एज इट इज तुम डायग्राम बनाने वाले हो। 6th नंबर पे हम क्या करने वाले हैं, फिर से इसका टेबल बनाने वाले हैं। तो एक साइड पे मेरे पास होगा प्राइस, एक साइड पे मेरे पास होगी क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं प्राइस को 50% इंक्रीज कर देती हूँ। मैं प्राइस को 10 से बढ़ के 15 कर देती हूँ। तुम देखो 50% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 10 का आधा कितना हुआ, 5, तो मैंने आधा बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया। ठीक है, क्वांटिटी को
50% रिड्यूस करना होगा, यानी क्वांटिटी को मुझे क्या करना होगा, 30 से 30 का आधा कितना होगा 15, तो क्वांटिटी 50% रिड्यूस हो गई एंड प्राइस प्लस 50% हो गया। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू मत देखो कि ये तो 5 ही बड़ा है, ये 15 कम हुआ है, परसेंटेज देखो, 10 का आधा कितना हो, 10 का आधा हुआ 5, तो मैंने आधा यानी 50% बढ़ा दिया, 10 + 5 15 कर दिया। 30 का आधा कितना हुआ 15, तो मैंने 30 में से आधा यानी 15 माइनस कर दिया, तो ये 15 आ गया। तो 50% प्राइस बढ़ा, 50% क्वांटिटी डिक्रीज हुई, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ये है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। फिर आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जिसको मैं जिसकी इलास्टिसिटी जो है इन्फिनिटी के बराबर होती है, जिसकी इलास्टिसिटी जो है इन्फिनिटी के बराबर होती है। इसका जो डायग्राम है बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायग्राम इसका होता है। इलास्टिसिटी इसकी कितनी होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी इन्फिनिटी के बराबर होती है, ठीक है। इसका जो डायग्राम है बिल्कुल ऐसा एक हॉरिजॉन्टल डायग्राम होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसका डायग्राम होता है। क्या होता है ये, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। इसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम इसका एज इट इज बनाओगे, इसका टेबल जो है उसको ध्यान से देखो, प्राइस है क्वांटिटी है, इसका जो टेबल है ध्यान से देखो। देखो प्राइस कितना है यहां पर है, डिमांड ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी है, ये भी है। कहने का तात्पर्य है डिमांड कम हो सकती है, बिल्कुल कम हो सकती है, डिमांड ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है। क्या प्राइस चेंज होगा, डिमांड कम हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई। डिमांड कैसे मैं बोल रही हूँ, देखो क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे है, तो ये जो है क्वांटिटी, क्वांटिटी इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। प्राइस है वाई एक्सिस पे, क्या प्राइस चेंज हुआ, क्या प्राइस ऊपर नीचे आया, आया ही नहीं, प्राइस आया ही नहीं, प्राइस वहीं का वहीं खड़ा है। क्वांटिटी कम ज्यादा होती जा रही है, क्वांटिटी कम ज्यादा होती जा रही है। प्राइस 10 का 10 है, क्वांटिटी 10 से 20 हो सकती है, क्वांटिटी 20 से 10 हो सकती है, क्वांटिटी कम हो सकती है, क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा। इसी को हमने क्या बोला गया है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखो परफेक्टली इलास्टिक मतलब जो इलास्टिसिटी है वो इन्फिनिटी है, मतलब इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब चेंज बहुत ज्यादा है। प्राइस तो चेंज हो नहीं रहा पर डिमांड का चेंज बहुत ज्यादा है, यही परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। प्राइस 10-10 लिख दो, क्वांटिटी को चाहे तो 10 से 20 कर दो, चाहे क्वांटिटी को 20 से 10 कर दो, क्वांटिटी कम हो ज्यादा हो, क्वांटिटी नाचती फिर रही है, गाना चल ही नहीं रहा, प्राइस चल ही नहीं रहा, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ये मेरे लास्ट है। इसका ग्राफ कैसा होगा, पूरी तरीके से वर्टिकल होगा। देखो इसको हम क्या बोलेंगे, नाम सबसे पहले परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, वैल्यू क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू होगी 0। इलास्टिसिटी 0 है मतलब ये कपड़ा इलास्टिक है ही नहीं, मतलब ये चेंज हो ही नहीं सकता, इसकी शेप चेंज हो ही नहीं सकती। इसीलिए तो मैं इसको क्या बोल रही हूँ, अभी इलास्टिक बोल ही नहीं रही हूँ, मैं इसको क्या बोल रही हूँ, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। जो चीज चेंज नहीं हो सकती उसको इनइलास्टिक बोला जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, इनइलास्टिक डिमांड इसको बोला जाता है। दूसरी चीज, इसका जो ग्राफ है पैरेलल टू वाई एक्सिस होने वाला है, या फिर बिल्कुल वर्टिकल ग्राफ होने वाला है। इसका मतलब क्या है मैम, इसका मतलब बेटा जी ये है कि देखो डिमांड यहाँ पर फिक्स हो गई, डिमांड यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स हो गई, प्राइस मेरा नाचता फिरेगा, प्राइस बढ़ भी सकता है, प्राइस कम भी हो सकता है। प्राइस नाचता फिर रहा है, क्वांटिटी चल ही नहीं रही, तो प्राइस कम हो सकता है, प्राइस ज्यादा हो सकता है। देखो पर क्वांटिटी फिक्स है, क्वांटिटी डिमांडेड अब चेंज नहीं हो रही है, इसका ये मतलब है। तो 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज हो गई, परफेक्टली इलास्टिक यानी इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, परफेक्टली इनइलास्टिक यानी कि 0 इलास्टिसिटी, और इसके बीच में इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, 5 टाइप ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड यहाँ पर आ गई हैं। अब मैं तुम्हें इनका थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मतलब समझा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो देखो तुम्हें इसके डायग्राम कैसे बनाने हैं, मैंने तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन समझा दी, टेबल समझा दिया, नाम समझा दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू बता दिया। अब तुम समझो इसका डायग्राम कैसे बनाना है। देखो डायग्राम समझने से पहले एक चीज समझ लो जो कि है स्लोप।
ठीक है। किसी भी चीज का स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप के फॉर्मूला की अभी मैं बात नहीं करूंगी, स्लोप के मतलब की बात करूंगी, ठीक है। स्लोप का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा वर्टिकल है, कोई चीज कितनी ज्यादा वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब ये, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल माने तो ये स्लीपिंग लाइन, ठीक है। अगर चीज वर्टिकल है, अगर कोई भी चीज वर्टिकल है तो उसका स्लोप ज्यादा होगा। अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल है तो उसका स्लोप कम होगा, ठीक है। कोई भी चीज जितनी ज्यादा वर्टिकल होगी उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा, कोई भी चीज जितनी ज्यादा हॉरिजॉन्टल होगी उसका स्लोप उतना कम होगा। ये चीज समझ आ गई, ये चीज समझ आ गई। ज्यादा स्लोप मतलब वर्टिकल, कम स्लोप मतलब हॉरिजॉन्टल। अब एक चीज, स्लोप इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगली लाइन लिखोगे तुम कॉपी में, इनडायरेक्टली, स्लोप इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू elasticity of demand. The slope of the demand curve is indirectly proportional to elasticity of demand. जिसका क्या मतलब हुआ, जिसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ higher the slope, lower the elasticity of demand, and lower the slope, higher the इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा इलास्टिसिटी कम होगी, ग्राफ का स्लोप कम होगा इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। अब देखिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं आपके सामने, ठीक है। अगर मैंने एक ऐसी लाइन बनाई बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे, तो ये लाइन पूरी तरह से वर्टिकल है, ये जो लाइन है, तो ये लाइन पूरी तरह से वर्टिकल है। अगर ये लाइन वर्टिकल है मतलब इसका जो स्लोप है बेटा वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड अगर लाइन पूरी तरह से वर्टिकल है तो उसका स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। स्लोप जितना ज्यादा इलास्टिसिटी उतनी कम। हो गई बात खत्म। अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं, हम दूसरा कलर यहाँ पे यूज कर लेते हैं, अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं बिल्कुल, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये लाइन बिल्कुल ही क्या है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब उसका स्लोप बहुत कम होगा, कम कितना, स्लोप 0 होगा। स्लोप जितना कम होगा इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी, स्लोप जितना कम होगा इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ आ गई बात, स्लोप जितना ज्यादा होगा इलास्टिसिटी कम होगी, स्लोप कम होगा इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। वर्टिकल होगा तो स्लोप ज्यादा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो स्लोप कम होगा। अब देखो मुझे बिल्कुल नहीं है, मैंने बिल्कुल नहीं देखी थी अभी डायग्राम्स, मुझे फिर भी याद है। कैसे, मैं अपने आप से याद नहीं कर सकती 5 डायग्राम, तो मैंने स्लोप के बेसिस पे याद किया हुआ है। मैंने बस एक चीज याद करी हुई है, वर्टिकल माने स्लोप ज्यादा इलास्टिसिटी कम, हॉरिजॉन्टल माने स्लोप नहीं है, स्लोप 0 है, इलास्टिसिटी ज्यादा है, खत्म कहानी। अब हो गए, बाकी के 5 रह गए। तो ये क्या थी मेरी, ये क्या थी, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, और ये क्या थी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब बचे बाकी के 3, अब बचे बाकी के 3, वो भी बना लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं तुम्हारे सामने 3 डायग्राम्स बनाऊंगी, 3 लाइंस में तुम्हारे सामने ड्रॉ कर देती हूँ, एक ऐसी, एक ऐसी, और एक इसके बीच में कहीं पे, एक इसके बीच में कहीं पे, ठीक है। तो देखो 3 लाइन हो गई, ए बी और सी, ए बी और सी। तुम देखो तीनों में से सबसे ज्यादा वर्टिकल कौन है, तीनों में से कौन सी लाइन सबसे ज्यादा वर्टिकल है, कौन सी लाइन सबसे ज्यादा वर्टिकल है, सबसे ज्यादा मतलब सीधी है, वो कौन सी लाइन है, ए। तो ए अगर सबसे ज्यादा वर्टिकल है तो ए का स्लोप सबसे ज्यादा होगा, इन तीनों में से ए का स्लोप सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर मैं स्लोप के बेसिस पे बोलूं तो ए का स्लोप सबसे ज्यादा होगा। उससे कम वर्टिकल कौन सी है, बी, तो उसका स्लोप कम होगा। और सबसे कम वर्टिकल सी है तो सी का स्लोप सबसे कम होगा। हायर द स्लोप लोअर द इलास्टिसिटी, बहुत अच्छी बात है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में उल्टा होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में सी का इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा, और फिर बी का इलास्टिसिटी, और फिर ए का इलास्टिसिटी। समझ आ रही है चीज। तो क्या मैं कह सकती हूँ, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि, इसको हम नीचे कर देते हैं, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि स्लोप सबसे ज्यादा ए का, फिर बी का, फिर सी का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वर्टिकल, ये कम वर्टिकल, ये सबसे कम वर्टिकल, ये काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल सी हो गई है, ठीक है। तो स्लोप ए
फिर सी। तो इलास्टिसिटी उल्टा होगा क्योंकि स्लोप और इलास्टिसिटी एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसका स्लोप सबसे कम, इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा, यानी इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1। ये बीच का बंदर है यानी इसकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। इसकी सबसे कम होगी तो यानी इसकी इलास्टिसिटी कितनी होगी, इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो ये इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1, इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू 1, और इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होने वाली है। यही चीज बेटा मैं तुम्हें वहां पर भी समझा रही थी। देखो डायग्राम में ये चीज मैं तुम्हें समझा रही थी कि जो हमारा, देखो जो हमारा ग्रेटर देन 1 वाला है वो थोड़ा नीचे से शुरू हो रहा है, पर जो लेस देन 1 है, लेस देन 1 वो ऊपर से शुरू हो रहा है। देख रहे हो, यही चीज मैंने यहाँ पर भी बनाई है, यही चीज मैंने यहाँ भी बनाई है कि जो ग्रेटर देन 1 है वो नीचे से शुरू करना है, जो लेस देन 1 है वो ऊपर से शुरू करना है। अब अगर मैं एक बार तुम्हें बना के दिखा दूं सारे के सारे डायग्राम्स, तो अगर तुम एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाते हो तो यानी कि स्लोप इंफिनिटी, इलास्टिसिटी 0, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, अगर इसकी उल्टा एक बिल्कुल ही स्लीपिंग लाइन बनाते हो तो इसका इलास्टिसिटी इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अगर तुम ऐसे ऊपर से बनाते हो तो इसका इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा क्योंकि इसका स्लोप बहुत ज्यादा है। अगर तुम ऐसे नीचे से लाइन बनाते हो तो इसका क्या होगा, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि इसका स्लोप है बहुत कम है। तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, स्लोप ज्यादा है, स्लोप कम है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। एंड जो बेटा मेरा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है उसका सबसे ध्यान से देखना, उसका तुम एक सी की तरह ग्राफ बनाओगे। जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है उसका जो ग्राफ है एकदम सी की तरह ऐसे बनेगा, क्योंकि इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। तो इसका जो ग्राफ है बेटा इसे सी की तरह बनाओगे। ठीक है, बाकियों के ग्राफ ऐसे बनाओगे, जो यूनिटरी इलास्टिक है जिसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है, इसके ग्राफ को ऐसे थोड़ा सा सी की तरह बनाओगे। ठीक है, ऐसे कन्वेक्स सा बनाओगे। ठीक है, इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहने वाले हैं। ठीक है, ये हो गए मेरे पांचों ग्राफ, पांचों टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज। अगर कुछ भी अच्छा लगे वीडियो में सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सारी प्लेलिस्ट तुम्हें यहाँ पर हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, इको की, बिजनेस की, अकाउंट्स की, अलग अलग से पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे जाके जिस भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक देखना चाहते हो आप देख सकते हो। टेलीग्राम पे नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां पर जाके फॉलो कर लेना। ठीक है, हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में जहां पर अब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल पोर्शन करवाने वाली हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। उससे पहले पांचों टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी विद डायग्राम, विद न्यूमेरिकल वैल्यू, सब कुछ अच्छे से प्लीज याद कर लेना। अगली वीडियो में हम करेंगे इसका जो है न्यूमेरिकल पोर्शन।